गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था रजिया सुल्तान को लेकर उसको कंटिन्यू करेंगे। और स्पेशली जो रजिया सुल्तान के समय में नई नियुक्तियां की गई थी, उन नियुक्तियों में निश्चित रूप से रजिया सुल्तान जो थी वो अपने पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे और उसको इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई थी। अब एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे एंड वो टॉपिक है रजिया सुल्तान के शासनकाल में मुख्य रूप से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। देखो, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ सत्ता स्थापित की गई थी तो बहुत सारे राजपूत शासक जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने के बाद जो प्रारंभिक कंडीशंस क्रिएट हुई थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, स्पेशली तुर्क अमीरों का विरोध एंड जो मंगोल आक्रमण हुए, ये समस्याएं इल्तुतमिश को फेस करनी पड़ी थी और उसी वजह से पूरी सल्तनत में चारों तरफ अव्यवस्था और अशांति फैल गई थी। तो इन समस्याओं के बाद ही फिर इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान किया था। आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। एंड उसके अलावा रजिया सुल्तान भी जब दिल्ली सल्तनत पर बैठी तो उसे इल्तुतमिश यानी अपने पिता के समान ही बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा था। लेकिन अपने पिता के समान वो भी प्रतिभा संपन्न थी और विभिन्न गुण उसमें विद्यमान थे जो एक राजनीतिज्ञ में होना आवश्यक माना जाता है। और इसी के चलते उसने अपनी सभी समस्याओं का समाधान किया। दूरदर्शिता और कूटनीति ये राजनीति के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं एंड फॉर्चुनेटली ये दोनों ही क्वालिटीज़ रजिया सुल्तान में कूट कूट कर भरी थी। और इसके बाद भी उसने उन समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया। जब समाधान उसने कर दिया था, अपने सभी विरोधियों को उसने शिकस्त दे दी थी, उसके बाद भी कुछ कहते हैं ना कि समस्या समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दोबारा शत्रु आक्रमण नहीं कर सकते। तो इस तरह की मन में रजिया सुल्तान के हमेशा ये रहता था कि उसके विरोधी कभी भी सर उठा सकते हैं और इसके लिए वो 24 घंटे बड़ी सतर्क रहा करती थी। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उसके समय में हुई और उन घटनाओं का समयानुसार उसने उचित हल खोज निकाला। तो आज आप हेडिंग जो स्टार्ट करेंगे उसमें आप लिखेंगे रजिया सुल्तान के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आप पॉइंट डालेंगे करमत और मुजाहिदों का विद्रोह। करमत और मुजाहिदों का विद्रोह। देखिए, ये दोनों ही जातियां थीं। असल में यदि देखा जाए तो ये भी इस्लाम को ही मानने वाली थी, लेकिन जिस तरह से इस्लाम में शिया और सुन्नी दो संप्रदाय हैं, इसी तरह से छोटे छोटे कई और संप्रदाय भी बने हुए हैं और उन्हीं में करमत और मुजाहिद जो हैं वो भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो करमत और मुजाहिदों ने इन रजिया जब सुल्तान बनी तो उन्होंने रजिया के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि रजिया का विरोध ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि रजिया को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। आप जानते हैं मुसलमानों में कुछ दिन नमाज जो है वो सामूहिक रूप से की जाती है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट डे होता है फ्राइडे का,
तो करमत और मुजाहिद जो थे उन्होंने दिल्ली के आसपास इकट्ठा होकर के पूरी एक योजना तैयार की और उस योजना के तहत उन्होंने ये अनुभव किया, इस तरह की जो योजना थी तो पहले से उनको ये अंदाज़ा था कि रज़िया सुल्तान शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए निश्चित रूप से दिल्ली की जामा मस्जिद में उपस्थित होगी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो जामा मस्जिद थी उसको ऑलमोस्ट आप ही कह सकते हैं कैप्चर कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसके बाद एकदम से वो वहाँ पर जो नमाज अदा कर रहे थे इस्लामिक लोग, उन पर उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस दिन रज़िया, जैसा भी मैंने आपको बताया भी था कि रज़िया हर बात को पहले से भांप रही थी, समस्याओं के समाधान भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में ये था कि शत्रु कभी भी उसके विरुद्ध हो सकते हैं, तो वो हमेशा चौकन्नी और सतर्क रहा करती थी। तो शायद उसको ये पहले से एहसास होगा कि ये सामूहिक नमाज यदि वो अदा करने जाएगी, यदि सामूहिक नमाज में वो शिरकत करेगी तो हो सकता है उसके शत्रु हावी हो जाएं और उस पर वहाँ आक्रमण कर दें। तो इस तरह की जो मन में उसकी सोच थी वो सच सिद्ध हुई और उस दिन वो जो जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी उसमें वो उपस्थित नहीं हुई। अब करमत और मुजाहिद जो थे, जिस उद्देश्य को लेकर अपनी जिस योजना की सफलता के लिए बिल्कुल निश्चिंत थे कि वो रज़िया सुल्ताना का सफाया कर देंगे, तो उन्हें अपने इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। इवन आप देखिएगा, रज़िया सुल्तान जिसने कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसकी सतर्कता, जो गुण उसके अंदर विद्यमान थे, उसी के बेसिस पर उसको ये सूचना मिली, गुप्तचर विभाग यदि किसी भी शासक, सुल्तान, पॉलिटिशियन या किसी भी गवर्नमेंट का गुप्तचर विभाग अच्छा होता है तो उसको अपने आसपास होने वाली हर एक अच्छी बुरी घटनाओं की सूचना तुरंत मिल जाती है। संभवतः रज़िया सुल्तान को भी करमत और मुजाहिदों के इस योजना का पता चल गया और फिर उसने तुरंत अपनी सेना को यह आदेश दिया कि वो उन करमत और मुजाहिदों पर अटैक करें। बड़ी संख्या में करमत और मुजाहिदों का कत्लेआम कर दिया गया। साथ ही साथ जो बचे या तो वो किसी प्रकार से भाग निकले और बाकी को बंदी बना लिया गया और बाद में उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह से ये करमत मुजाहिदों का जो विद्रोह था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ लिखेंगे, ये जो घटना घटित हुई थी करमत और मुजाहिदों के अटैक की या उनके विद्रोह की, इसमें आप लिखिएगा शुक्रवार तारीख 6 रजब, शुक्रवार तारीख 6 रजब 634 हिजरी संवत है। मैंने आपको बताया था कि जो माइग्रेशन था पैगंबर मोहम्मद का फ्रॉम मक्का टू मदीना, 622 ईस्वी में वो माइग्रेशन हुआ था और तभी से इस्लाम धर्म में ये नया संवत या सन चलाया गया था जिसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे मार्च 1237 ईस्वी। ठीक है, उस दिन ये घटना घटित हुई थी, शुक्रवार का दिन था, जामा मस्जिद पर ये अटैक किया गया था और बड़ी संख्या में करमत और मुजाहिदों का अंत कर दिया गया था। तो ये सबसे पहली और प्रमुख घटना जो थी वो रज़िया सुल्तान के शासनकाल में हुई थी। दूसरा आप लिखेंगे रणथंबोर का पतन। रणथंबोर का पतन, आप जानते हैं आपके राजस्थान का प्रमुख किला है रणथंबोर का किला। अब क्योंकि ये क्लास ऐसे हो रही है तो जवाब दे नहीं सकते, मैंने कई बार बताया भी, तो डेफिनेटली आंसर मुझे ही करना पड़ेगा। राजस्थान में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंबोर का प्रसिद्ध किला है और जहाँ पर अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो थोड़ी कुछ पाबंदियाँ हैं,
अदरवाइज आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्री के रूप में भी वहाँ पहुँचते हुए नज़र आएंगे। तो रणथंभौर का किला जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो ये माना जाता था क्योंकि ये दिल्ली की सीमा के करीब है, तो जो भी रणथंभौर पर जो सुल्तान या शासक अपना अधिकार रखेगा, राजस्थान के बाकी रियासतों में उसके लिए अधिकार करना इजी हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेस जो है, वो फोर्ट जो है उसका अपना हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे जो नज़दीक रियासतें पड़ती हैं वहाँ पर अटैक करना इजी हो जाएगा। दूसरा, मालवा, गुजरात, ये सारे रास्ते जो है, जो मार्ग जो है, उसमें गुजरने के लिए जो रणथंभौर वाला रास्ता या मार्ग है उसको इजी माना जाता है। जैसे आप गुजरात और एमपी से उस समय मध्य भारत में यदि व्यापार के लिए आप मार्ग लेंगे तो आपको जालोर, नागौर और मालवा होते हुए जो मार्ग है वो इजी पड़ेगा। इसलिए मालवा को भी अधिकांश दिल्ली सुल्तान जो थे वो अपने अधिकार में रखना चाहते थे। इवन राजस्थान के राजपूत शासक भी मालवा पर सदैव अपनी दृष्टि रखा करते थे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से रणथंभौर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये आप सभी जानते हैं, ये जो फोर्ट्स बनाए जाते थे, पूरा फोर्टिफिकेशन जो किया जाता था, वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक था। और इसीलिए राजस्थान के राजपूत शासकों के द्वारा भी नियमित रूप से ये फोर्टिफिकेशन किया गया। और आप जानते हैं राजस्थान दुर्ग और किलों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही जब यहाँ से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त करके गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ उसका प्रतिनिधि था, उसने पूरे अधिकृत राज्यों की बागडोर संभाली थी। तो ये रणथंभौर का दुर्ग जो है वो सल्तनत के अधीन था। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के समय में जो यहाँ के राजपूत शासक थे, जो राजपूत सैनिक थे, इन्होंने पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने पुनः उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो शुरू से ही हम देखें, ये फोर्ट जो है वो सल्तनत के अधीन रहा था। तो रजिया सुल्तान जिस समय शासिका बनी, सुल्ताना बनी, तो ये दुर्ग भी दिल्ली सल्तनत के अधीन था। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी विकट हो गई थी। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप नोट करेंगे, रणथंभौर के दुर्ग या किले पर रुकनुद्दीन को दिल्ली सल्तनत की ओर से रक्षक के रूप में या दुर्ग रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, किंतु वह बहुत ही अकर्मण्य व्यक्ति था। अतः उसकी अकर्मण्यता का लाभ उठाते हुए, उसकी अकर्मण्यता का लाभ उठाते हुए राजपूतों ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। जिस दुर्ग में तुर्क सेना भी उपस्थित थी, जिस दुर्ग में तुर्क सेना भी उपस्थित थी। इस परिस्थिति में तुर्क सेना द्वारा रजिया को यह संदेश पहुंचाया गया कि वह सेना की सहायता के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचाए। किंतु रजिया ने प्रति उत्तर में यह कहलवाया, यदि तुर्क सेना दुर्ग की रक्षा करने में सक्षम या समर्थ नहीं है तो वह दुर्ग खाली करके वापस लौट आए। दुर्ग खाली करके वापस लौट आए। अतः तुर्कों ने या तुर्क सेना ने रणथंभौर का दुर्ग खाली कर दिया
और राजपूतों द्वारा पुनः उस पर अपना अधिकार कर लिया गया। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण इंसिडेंट था रजिया सुल्ताना के पीरियड का। फिर तीसरा आप लिखेंगे ग्वालियर दुर्ग की रक्षा की समस्या। एमपी में ग्वालियर आप सभी जानते हैं, और ये ग्वालियर का दुर्ग जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध था, और जो भी मुस्लिम शासक हुए उन सभी ने ग्वालियर दुर्ग को अपने अधिकार में रखा था। तो कुतुबुद्दीन समय ऐबक के समय से ही ये ग्वालियर का प्रसिद्ध दुर्ग जो था वो भी दिल्ली सल्तनत के अधीन था। लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो गई थी, क्योंकि बार बार दिल्ली सल्तनत में जो अव्यवस्थाएं फैल रही थी, उन अव्यवस्थाओं का लाभ उठा करके ग्वालियर दुर्ग जो था वो भी धीरे धीरे सल्तनत के हाथों से निकलता जा रहा था। इसमें आप लिखेंगे ग्वालियर दुर्ग का रक्षक जियाउद्दीन अली सल्तनत के भूतपूर्व वजीर जुनैदी का संबंधी या रिश्तेदार था। रजिया के विश्वास पात्रों द्वारा रजिया को यह सूचना भिजवाई गई कि जियाउद्दीन द्वारा अभी भी रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी की जा रही है। अतः रजिया द्वारा बर्नी के सूबेदार के विरुद्ध अभियान करने का आदेश दिया गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली भिजवाने के लिए कहा। रजिया के आदेश का पालन हुआ, किंतु मार्ग में ही उसकी हत्या कर दी गई। अब तुर्क अमीरों में कुछ इस तरह की भ्रम पैदा हो गया था, और इसमें भ्रम भी नहीं था, वास्तविकताएं भी थी। हमने जैसे कल पढ़ा था रजिया ने किस तरह से तुर्क अमीरों का दमन किया था, तो इस तरह का एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि रजिया अपने शत्रुओं का नाश कर रही है, उनका पूरी तरह से सफाया करने के लिए वो हर कदम उठा रही है। तो जब ग्वालियर के इस रक्षक की मार्ग में ही हत्या कर दी गई, तो तुर्क अमीर जो थे वो और अधिक भयभीत हो गए, और उन्हें ये लगा कि एक एक करके जो भी पहले षड्यंत्रकारी थे, जिन तुर्क अमीरों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करे थे, उनको एक एक करके रजिया अपने मार्ग से हटा रही है और उन सभी को मौत के घाट उतार रही है। तो इस तरह से ग्वालियर के दुर्ग के रक्षक को भी रजिया द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इसी समय नरवर के शासक यजस्वपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। तुर्क सेना द्वारा इस आक्रमण का सामना करने में असमर्थता जताई गई। रजिया द्वारा रणथंबोर की भांति ग्वालियर दुर्ग को भी खाली करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार ग्वालियर का दुर्ग दिल्ली सल्तनत के अधीनता से निकल गया।
फिर नेक्स्ट जो प्रमुख घटना थी वो थी सीमांत समस्या। देखो आप ये सीमांत समस्या जो है आप स्टार्टिंग से आप लेंगे, इल्तुतमिश के समय में भी रही, रजिया के समय में भी रही, इवन बीच में जो बहराम शाह सुल्तान बना था रजिया से पहले कुछ समय, दो चार महीने के लिए, तो उस समय में भी सीमांत समस्या उपस्थित थी। आगे आप पढ़ेंगे बलबन के शासनकाल में भी, बार बार मैं आपको रिपीट भी कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो भी इन्वेडर्स आए वो सभी जो हमारी उत्तर पश्चिम सीमांत है वहाँ से उन्होंने भारत में एंट्री की थी, जिसमें स्पेशली पंजाब, सिंध और मुल्तान का एरिया जो था वो प्रमुख रूप से माना जाता था। तो आपको याद होगा इल्तुतमिश के समय में भी जलालुद्दीन माघवर्णी आया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा अपना कूटनीतिक परिचय देते हुए उसने जलालुद्दीन माघवर्णी को ये कह कर के कि उस भारत की जलवायु, गर्म जलवायु उसके अनुकूल नहीं है, उसको यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। और उसके साथ साथ ही क्योंकि मंगोल उसका पीछा करते आए थे, तो मंगोल भी जैसे ही जलालुद्दीन माघवर्णी लौटा फारस की ओर, वो भाग खड़ा हुआ था, तो मंगोल जो थे वो भी यहाँ से उसका निकल गए थे और भारत पर मंगोल आक्रमण के अटैक की संभावनाएं जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो रजिया के समय में भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और मंगोल जो हैं उनके आक्रमण का भय बना हुआ था, लेकिन अपने पिता के समान उसके द्वारा भी मंगोलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर दिए गए थे। तो इसमें आप लिखेंगे जलालुद्दीन माघवर्णी के प्रतिनिधि हसन करलुग का अभी भी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार था। उसने रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की याचना की, किंतु अपने पिता के समान रजिया द्वारा सहायता न देकर मंगोल आक्रमण से सल्तनत को सुरक्षित रखा गया। ठीक है, ये उसके समय की प्रमुख घटनाएं जो थीं वो मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप और लिख सकते हैं, जो रजिया सुल्तान है उसी से रिलेटेड है, या फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेन जो घटनाएं वो यही थी। इसमें आप जब इसके पतन के कारण पढ़ेंगे तो उसमें से ये कुछ घटनाओं के जो पॉइंट्स हैं उनको आप वहाँ भी लिख सकेंगे। तो आज की अभी ये क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ और इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।